हाँ, हेलो बच्चों, मैं फजल न्यूटन क्लासेस से। मैं अकाउंट टीचिंग में लगभग 30+ ईयर से टीचिंग में हूँ और हम कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि कॉमर्स में जो मेन प्रॉब्लम है अकाउंट्स की, कैरियर ओरिएंटेड टीचिंग नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉमर्स को इस तरह से टीच किया जाए ताकि बच्चे जो है वो कम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ सकें। ठीक है, आज हम 11th क्लास के सिलेबस, अकाउंट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th क्लास एक बेसिक ईयर होता है अकाउंट के बच्चों के लिए और ये बेस टॉप लेवल तक काम आता है। हमारा जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें 2 पार्ट में है। पार्ट ए में जो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे अकाउंट्स का, फिर सेकंड में अकाउंटिंग प्रोसेस है एंड सेकंड पार्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया जाएगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 12 मार्क्स का है, अकाउंटिंग प्रोसेस 44 मार्क्स का है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपका 24 मार्क्स है और प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का। टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए, इंट्रोडक्शन, इन विच थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारी अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड है उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको डिस्कस करेंगे हम। एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किनको रिक्वायर्ड है, ओनर को रिक्वायर्ड है, सप्लायर को रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है। मैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है? किसी भी बिजनेस के रिजल्ट को जानने के लिए हमें उसके आइटम को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के बाद उसके फाइनल रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, तभी हमें पता रहेगा कि हमारा बिजनेस किस कंडीशन में चल रहा है। प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक पॉइंट होता है। इसमें पहला पॉइंट जैसे एंटिटी। एंटिटी क्या चीज होती है? एंटिटी एक बिजनेस यूनिट्स है, इकोनॉमिक यूनिट्स है, जस्ट लाइक रिलायंस, अदानी ग्रुप, टाटा। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब कैपिटल मीन्स amount required for run the business, start the business. Drawing means whenever owner withdrew goods or cash for personal uses. Liability, business में पेयर वर्ड यूज होता है, liability and assets. Liabilities 2 टाइप्स की होती हैं, current and non-current. Assets, current, non-current. Without assets you can't do any kinds of business. Expenditures, expenditures भी हमारे मेनली 2 टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं, बल्कि 3 टाइप्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और यूज होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंस, किसी भी इनकम को जनरेट करने के लिए जो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उसे एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस के बाद हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है एंड रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस हमारी इनकम और प्रॉफिट्स, गेन को इंडिकेट करता है। गेन वर्ड एक्चुअली किसी एसेट्स को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उसे यूज, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वाउचर्स, दीज आर ऑल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसी के बिहाफ पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम अकाउंट्स में यूनिट फर्स्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं? नहीं,
हाँ, ये पोर्शन रह गया हमारा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, थ्योरीज को समझना जरूरी है। इसमें जो पहला पॉइंट होता है हमारा वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूमशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि आज की डेट में जो है वो ग्लोबलाइज बिजनेस हो गया है, तो अकाउंटिंग इस तरह से फ्रेमवर्क का मेंटेन किया जाता है ताकि हर जगह उसको समझना आसान हो और एक ही पैटर्न हो। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये ओनर एंड बिजनेस दोनों को डिफर करता है। हम जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। बिजनेस अपने आप में एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन है। और फिर एक आपका कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वैल्यूएशन मनी में निकाली जा सकती है। गोइंग कंसर्न्स कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो है वो कभी डेड नहीं होता, बिजनेस चलता ही रहता है लॉन्ग टर्म। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है एंड के लिए नहीं करता, वो लॉन्ग लाइफ पेरेंटल ट्रांसफर होता है। तो बिजनेस एक गोइंग कंसर्न बेस पे काम करता है। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जनरली जो हम अकाउंट्स का एक पीरियड मेंटेन करते हैं वो अप्रैल टू मार्च करते हैं, छोटे पीरियड में बांट देते हैं ताकि हमें छोटे पीरियड में उस चीज़ का रिजल्ट पता लगता रहे कि वो हमें बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। अगर हम बहुत लंबा पीरियड लेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे उसको समझने में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स में कोई भी चीज़ एक्वायर की जाती है तो उसकी कॉस्ट बेयर की जाती है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई एसेट्स बाई करते हैं तो एसेट्स की जो वैल्यूएशन होती है, एसेट्स वैल्यू मीन्स कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस देयर ऑन, एक्सपेंसेस देयर ऑन, ये कंसीडर करते हैं। तो हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, परचेज प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करते। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। अकाउंट में एक टर्म्स डेबिट और क्रेडिट यूज होता है, उसके दो पहलू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन परचेज, परचेज फ्रॉम राम, here machine and राम, क्या खरीदा हमने, मशीन खरीदा, किससे खरीदा, राम से खरीदा। तो टू एस्पेक्ट होंगे, इनके बीच अकाउंटिंग रिलेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है कि जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वेदर पेड और नॉट पेड, रिसीव और नॉट रिसीव, इसे कंसीडर नहीं करते। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है उसी टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन पैटर्न। मैचिंग, साल के एंड में हम क्या करते हैं कि हम अपने रिवेन्यूज को एक्सपेंस से मैच करते हैं। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस मैच विथ रेवेन्यू नेचर इनकम एंड देन फाइंड आउट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मीन्स अकाउंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको हम डिस्क्लोज करेंगे, उसको हिडन नहीं रखेंगे। अगर हिडन रखेंगे तो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है, स्कैम में फंस सकते हैं और अपना रिजल्ट भी खराब हो सकता है। कंसिस्टेंसी, हम जो पैटर्न यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक ही जैसे पैटर्न यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो चार्ज, इसमें दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट
मेंटेन फॉर द चेक आउट द स्कैम इन बैंक या फ्रॉम बैंक कह सकते हो। बैंक रिकॉन्सिलेशन में हम कैश बुक को पासबुक से मैच करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कैश और पासबुक के ट्रांजेक्शन में डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस को चेकआउट करने के लिए हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और पुटअप करके देखते हैं डिफरेंस को कि हमारे बैलेंस दोनों के टैली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर टैली कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा ट्रांजेक्शन सब करेक्ट है, कोई स्कैम नहीं है। और अगर डिफरेंस है तो हमें चेक करना चाहिए कि ये डिफरेंसेस का क्या रीजन है, क्यों आ रहा है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। तो इसे चेकआउट करने के लिए हम एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। हाँ मित्रों, अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन सेकेंड यूनिट अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हम डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व के बारे में स्टडी करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता है क्या है, जब वो जो एसेट्स हम बिजनेस में यूज करते हैं उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज अकॉर्डिंग टू टाइम। So equal to value reduce when cost of earning affected. Cost of earning so we record depreciation. Depreciation is a part of cost. अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं आएगा। सपोज दैट आपकी मशीन 1 करोड़ की है और उस पर 10% डेप चार्ज करते हो। 10% मीन्स 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपकी अर्निंग की कॉस्ट है, ठीक है। तो ये 10,000 जो आपकी अर्निंग की कॉस्ट है, अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जो कि आपको पता इसलिए नहीं लगता कि डेप्रिसिएशन में कैश की आउटगोइंग नहीं होती। तो कह सकते हो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अब टर्म यूज होता है डेप्रिसिएशन, तो टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है। इसके साथ एक सिमिलर वर्ड यूज होता है डिप्लेशन, ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है, और डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो टेंजिबल के लिए यूज होता है। टेंजिबल मीन्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इंटेंजिबल मीन्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ाना शुरू करेंगे। और डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे माइनिंग, कोल माइंस, ठीक ना, अदर नेचुरल ऑयल फील्ड। अब डेप्रिसिएशन में हम पढ़ेंगे मेथड। तो आपके 11th में 2 मेथड यूज होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है आप ओरिजिनल वैल्यू पे डेप लगाओगे हर साल। ये अच्छा 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 अच्छा, ठीक। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल वैल्यू पे डेप लगाते हैं, इसमें रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगाते हैं। डेप चार्ज ऑन ओरिजिनल वैल्यू, इसमें हम डेप लगाते हैं, डेप चार्ज ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू। जैसे कि मशीन आपने 1 लाख की खरीदी, 10% डेप है, तो हर साल 1 लाख पे डेप लगाएंगे 10,000। डेप लगाने के बाद उसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर के बाद वैल्यू हो जाएगी 90,000। अगर आप डेप्रिसिएशन यूज करते हैं मेथड रिटर्न डाउन वाली, तो नेक्स्ट ईयर आप उस पर 90 पे लगाएंगे, फिर 90 से वैल्यू जो कम है उस पर लगाएंगे, ठीक है सर। यस, अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन। तो अभी मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन में हम ओरिजिनल वैल्यू पे डेप लगाते हैं, रिटर्न डाउन में रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर स्टार्ट होगा तो करेंगे पूरा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन।
चार्जिंग टू एसेट्स एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एसेट्स को बुक वैल्यू पे दिखाना है, बुक वैल्यू मीन्स होता है कॉस्ट माइनस डेप्ट। तो हम ये चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट कहते हैं। इसमें हम एसेट्स पे डेप्ट चार्ज करते हैं। डेप्ट चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्ट अकाउंट डेबिट। ये अभी एंट्री बाद में समझेंगे, मैं रफली बता रहा हूँ। हाँ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज हम प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी है। प्रोजेक्ट बात नहीं है, आप इसमें क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा जो आप इनिशियल पढ़ते हो, स्टार्ट में प्रिपरेशन ऑफ वाउचर पढ़ते हो, और इन वाउचर के बिहाफ पे आप जनरलाइजिंग एंट्री करते हो। जनरल एंट्री करने के बाद आप लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। फिर हम प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन में हम पहले कैश बुक की स्टडी करते हैं और पासबुक स्टडी करते हैं। दोनों को कंपेयर करके हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं। और बैंक रिकॉन्सिलेशन इस तरह के बिजनेस के लिए जरूरी है जो जिनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, ताकि बैंक रिकॉन्सिलेशन महीने महीने बनाया जाता है और इससे फ्रॉड का पता लग जाता है कि हमारे बैंक में कोई फ्रॉड तो हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। फाइनल अकाउंट जो है हमारे ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम फाइनल रिजल्ट चेक आउट करते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट लास्ट में बनाई जाती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अगर बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज साल के एंड में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस सही कंडीशन में चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रोजेक्ट को खुद करें। हमारी तरफ से जिस हेल्प की ज़रूरत है वो मिलेगी। और हमारी क्लासेस अब रेगुलर स्टार्ट होने जा रही है। हम रेगुलर वीडियो डालेंगे आने वाले वीक से। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के हमें प्रॉब्लम भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, कल से हमारी यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हम पर डे एक टॉपिक पे वीडियोस डालेंगे। आप रेगुलर हमारे वीडियोस को वॉच करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सजेशन देना हो दे, कोई प्रॉब्लम हो दे, किसी टाइप का भी कमेंट विदाउट हेजिटेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। और व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स को भेजें। आपकी प्रॉब्लम विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है।